हेलो गाइस, वेलकम टू योर लर्निंग पॉइंट। आज के हम इस वीडियो में फिर से एक बार सीडीपी का मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। ये मॉक टेस्ट नंबर आपका 3rd और इससे पहले के 2 मॉक टेस्ट आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक उनको अटेम्प्ट नहीं किया है तो उनको जाकर अटेम्प्ट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का ये वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है कि वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो उसे क्या कहते हैं? नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी या फिर अनुपात मापनी। राइट आंसर क्या होगा इसका? मापनी बेसिकली 4 प्रकार की होती है। नामित यानी कि जैसे कि ABCD या फिर किसी का कुछ नाम दे दी जाए। क्रम सूचक एक क्रम से चले कि पहला, दूसरा, तीसरा। अंतराल जैसे कि 5 से 10, 10 से 20, इस टाइप से। अनुपात का मतलब 2 अनुपात, 3 अनुपात, इस अनुपात में चले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुपात मापनी जो होती है इसमें सभी गुण होते हैं, या कह सकते हैं सभी मापनी में सबसे बेस्ट जो होती है अनुपात मापनी होती है। इसमें परम शून्य भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण किस में होता है? इदम, अहम, परम अहम या परिस्थितियों में? इदम यानी इड, अहम यानी ईगो, परम अहम यानी सुपर ईगो, किस में होता है? तो याद रखिएगा, जो हमारा परम अहम है यानी सुपर ईगो जो होता है इसमें हमारे मूल्यों का आंतरिकरण होता है। और अगर कभी क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए कि ऐसी इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं हो पाती हैं, वो सारे जो फ्राइड ने बताया है किस में संग्रहित होती हैं, तो वो सभी इच्छाएं जो पूरी नहीं होती हैं वो हमारी इदम में संग्रहित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ जो सेकंड का ऑप्शन क्या होगा? राइट, परम अहम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारवादी ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। ये किसने कहा था? फ्रीमैन, न्यूमैन, वॉटसन या फिर हॉलजेंगर? यहाँ राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वॉटसन ने ये चीज कहा था। आपको याद रखना, ये काफी बार रिपीट होता है क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 4 कि ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? उद्दीपन की तीव्रता की, उद्दीपन की उपादेयता की, उद्दीपन की विश्वसनीयता की या फिर उद्दीपन की सक्रियता की? फिर से एक बार ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, क्या राइट आंसर होगा? या 4th का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उद्दीपन की तीव्रता जो होती है ये हमारे ध्यान आकर्षित करने में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है। जितनी ज़्यादा उद्दीपन की तीव्रता होगा उतना ही ज़्यादा हम ध्यान आकर्षित कर सकेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 की छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है, क्या है? शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि या फिर प्रेरणा? अगर छात्र में रुचि उत्पन्न करनी तो क्या उसे शिक्षण कराए, समदृष्टि हो, सहानुभूति दे या फिर प्रेरणा दे? क्या राइट आंसर आपको सभी को पता चल गया? और राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेरणा या फिर अभिप्रेरणा उसको दे। कुछ मोटिवेशन अगर हम देते हैं तो छात्र की रुचि उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए या फिर स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? क्या राइट आंसर होगा? अगर कक्षा में विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं बार बार तो हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन फिर से पढ़ लीजिए एक बार। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हमें बच्चों को बार बार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है हमें प्रोडक्टिव हम शिक्षण करा पा रहे हैं स्टूडेंट्स का। नेक्स्ट है कि बालक विकास में किस पर बल देता है? कहने का मतलब ये कह सकते हैं बाल विकास में क्या होता है? आपके ऑप्शन से प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है या फिर सभी? जैसे कि मैं आपको बाल विकास से पढ़ा रही हूँ तो मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई थी। वातावरण, अनुभव की भूमिका पर बल, ये टॉपिक आपको समझाया था। इसके टॉपिक साथ पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए थे। गर्भावस्था किशोरावस्था तक भी आपको मैंने सारे वीडियोस प्रोवाइड की, तो यानी ये तो है। और प्रक्रिया पे बल कि बालक का विकास कैसे होता है ये भी आपको समझाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी जो होते हैं सभी का अध्ययन हम बाल विकास में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। ये किसने कहा था? हडलॉक ने, टीपी नन ने, मैकडूगल ने या फिर रॉस ने? ये किसका कथन है? ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आपको सेट दिया था, सेट 8 या 9 कंप्लीट हो चुके हैं।
जिसमें सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे आप सीटेट, एमपीटेट, एसटेट, डीट के, यूपी टेट के, सभी टेट्स के क्वेश्चंस आपको कराए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरलॉक ने ये कथन दिया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, तो आपका रिक्त स्थान है का कार्य इस जनजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। क्षेत्र, वातावरण, मौसम या फिर जलवायु। राइट आंसर होगा, ये क्वेश्चन भी आपको करा चुके हैं जब वातावरण और प्रकृति वाला क्वेश्चन आपको समझाया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए, जो हमारी आनुवंशिकता है, ये हमें पीढ़ियों से जो हमें गुण मिले हैं वो तो हमें मिलते ही हैं, लेकिन अगर हमें विकास करना है या थोड़ा बहुत अगर बदलाव भी करना चाहते हैं या कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो वातावरण से सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है? रोशर-इंगब्लॉट टेस्ट, ड्रॉमैन टेस्ट, 16 पर्सनालिटी फैक्टर या फिर थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। रोशर-इंगब्लॉट टेस्ट, रोशर शाही धब्बा परीक्षण, ये आपको याद होगा, हरमन रोशर ने दिया था। ड्रॉमैन टेस्ट हो गया, थीमेटिक जिसे टीएटी परीक्षण भी बोलते हैं, ये मुरे और मरे ने दिया था। और सी नंबर 16 पर्सनालिटी फैक्टर या 16 पीएफ फैक्टर टेस्ट भी बोलते हैं, जो कि कैटल ने दिया था, याद रखिएगा। ये सभी पॉइंट्स जो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हूँ वो भी आप याद रखिए। अगर उनमें से कभी आपको कोई पॉइंट पहले से नहीं पता होता तो उसके लिए एक अलग से आप नोट्स बनाते जाइए, एवं लर्निंग पॉइंट नोट्स करके आप नाम दे दीजिए उसका बुक कॉपी को, और क्वेश्चन जो है आप जो पॉइंट्स आपको बताते हैं वो नोट कर दीजिए और समय समय पर रिवाइज करते रहिए। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपको जहाँ से जो भी क्वेश्चन मिले आप उसे नोट करिए और उसे रिवाइज करते रहिए। क्या राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 16 पर्सनालिटी फैक्टर जो होता है यानी 16 पीएफ फैक्टर जो टेस्ट होता है ये प्रक्षेपण परीक्षण नहीं होता, जबकि बाकी के 3 प्रक्षेपण परीक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रेषण कौशल में निहित है बोलना, सक्रिय रूप से सुनना, शारीरिक भाषा या फिर लेखन। क्या राइट आंसर होगा? अगर संप्रेषण करने हम अपने विचारों को दूसरे के तक पहुंचाना है, कम्युनिकेशन में क्या चीज़ निहित होगी? तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? यहाँ देखिए, संप्रेषण में हमारा बोलना भी निहित होगा, सक्रिय रूप से सुनना भी होता है, शारीरिक भाषा यानी कि कुछ इशारे करें या हाथ हिलाए या हम जैसे थंब दिखाते हैं या थंब नीचे कर देते, ये सारी चीज़ें, लेखन भी, ये चारों जो है संप्रेषण कौशल में निहित होते। तो यहाँ पर राइट आंसर 4 ही, टोटल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चारों ऑप्शन सही होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 12 कि एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षाओं को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। सेकंड, पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। या ऑप्शन सी, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। या फिर ऑप्शन डी कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। क्या राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का? फिर से सारे ऑप्शंस पढ़ लीजिए, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर लीजिए। शिक्षक क्या हम परामर्श देंगे? देखिए, कभी कभी क्या होता है आपको चारों ऑप्शन सही नहीं लगते, लेकिन उसमें से आपको बेटर ऑप्शन चूज करना है। अगर बाकी के 3 में नेगेटिविटी आ रही हो, कहीं ना कहीं नकारात्मकता आ रही होगी, और एक उनमें से जो होगा तो थोड़ा सा आपको पॉजिटिव सेंस दे रहा होगा। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। वैसे तो इसका हम विरोध करते कि समान प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास वगैरह नहीं कराए, लेकिन अगर बाकी के 3 ऑप्शन देखें, फर्स्ट में अगर देखें तो इसमें दिया हुआ है कि बच्चों को बोल दे कि परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए वह अच्छा प्रदर्शन करें, ये तो होगा नहीं। अगर दूसरा वाले में देखें तो इसमें पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्न यानी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न उनको चिन्हित करा दे और बच्चों को फिर उन उत्तर दे। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट ही कराएं, बाकी चीजें भी कराएं नहीं, तो ये भी गलत होगा। सी ऑप्शन में कि निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें, ऐसा नियम सभी बच्चों को देना। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो होता है सही हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 कि असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा सुनिर्मित पाठ में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में या अभ्यास पुस्तिकाओं में। क्या राइट आंसर होगा? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी अगर असंगठित परिवार से कोई बच्चा आ रहा है तो स्वतंत्र अध्ययन में सबसे ज्यादा कठिनाई महसूस करेगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर क्वेश्चन नंबर 14 कि
आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, या फिर ऑप्शन डी कि उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी वो जैसे ऐसा नहीं कि अगर वो बुद्धिमान है तो उसे हम उसके संतुष्ट रहेंगे या उसे कोई काम ही नहीं देंगे कि वो होशियार है, या फिर उसके अभिभावक को सूचित करेंगे। बेस्ट ऑप्शन कि जैसे वो प्रगति यानी उसे और प्रगति करने के अवसर देंगे। तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है यानी ध्यान नहीं लगा रहे हैं तो आप उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, या फिर ऑप्शन डी कि उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उनकी रुचि है आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। यानी अगर वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो उन्हें इंटरेस्टेड चीज बताने की कोशिश करेंगे जिससे वो अपने आप इंटरेस्ट लेने लगे क्लास में। फिर क्वेश्चन नंबर 16 कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे क्या कहते हैं? संवेदन प्ररोध अवस्था, औपचारिक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इन अवस्थाओं का जो हमारा वर्गीकरण किसने किया है आपको पता होगा, जीन पियाजे ने किया था। सबसे पहले उन्होंने संवेदी प्रणोद अवस्था बताई थी, फिर उन्होंने मूर्त क्रियात्मक अवस्था है, फिर पूर्व क्रियात्मक और फिर औपचारिक अवस्था बताई थी। तो तार्किक रूप से चिंतन का जो प्रारंभ है बच्चा मूर्त क्रियात्मक अवस्था में कर देता है, और जब संपूर्ण रूप से तार्किक रूप से सोचता है तो वो औपचारिक में, लेकिन प्रारंभ जो है वो मूर्त क्रियात्मक अवस्था में करता है। यहाँ सेक्शन का ऑप्शन डी सही हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 कि थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, रचनात्मकता और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना। क्या राइट आंसर होगा? देखिए थॉर्नडाइक, स्किनर और पावलोव इन तीनों के बारे में पूरा विस्तार से मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था अभी कुछ दिन पहले ही, जब लास्ट आपको CDP क्लास करवाई थी। बस हर पॉइंट मैंने इंक्लूड किया है। अगर आपने उसके नोट्स बनाए हैं तो आप वहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के जो वर्गीकरण है वो उसने ऑप्शन डी जो दिया है चिंतन और कल्पना के आधार पर किया था। और थॉर्नडाइक ने जो चिंतन और कल्पना के आधार पर वर्गीकरण किया था उसने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे, सूक्ष्म, स्थूल और प्रत्यक्ष। याद रखिएगा, सूक्ष्म, स्थूल और प्रत्यक्ष, नोट कर लीजिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर क्वेश्चन नंबर 18 कि मानसिक स्वास्थ्य और रिक्त स्थान में घनिष्ठ संबंध है किसका, यानी मानसिक स्वास्थ्य और किस में घनिष्ठ संबंध है? अभिवृत्ति, स्वीकार्यता, बचने, या फिर समायोजन। क्या राइट आंसर होगा? क्या राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध होता है। तो 18 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर है 19। आज के जो हमारे वीडियो में क्वेश्चंस होंगे पूरे 30 क्वेश्चंस होंगे जैसे कि आपके सीटेट में आते हैं। तो आपको अपना स्कोर जरूर बताना है कमेंट करके, आज आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए। और कोई भी इस टाइप से नहीं बताएगा कि आप जितने अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप 1 से लेकर सारे कमेंट कर दें। आपको कितना टोटल आपने किया है वो बता दीजिए, और जो क्वेश्चन में आपको डाउट था वो बता दीजिए, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। अब है क्वेश्चन नंबर 19 की कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को आपके ऑप्शन से निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है, उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए, कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए तथा OD-CD के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, या फिर ऑप्शन डी कि कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन से एक बार फिर से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हमें बच्चों से मतलब समान रूप से बर्ताव करना चाहिए, उन्हें अलग नहीं करना। जैसे समावेशी कक्षा में क्या करते हैं, बच्चे में कोई भी कमी हो उनको उसी क्लास में हम पढ़ाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि अगर कोई बच्चा किसी चीज़ में अशक्त है या अक्षम है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसी सेम क्लास में बच्चों को पढ़ाएंगे। बस ये हो सकता है कि उन्हें थोड़ी सहायता, थोड़ी हेल्प दे दी, कुछ ऐसी चीज़ें देती जिससे उनकी सहायता हो सके, लेकिन क्लासेस अलग अलग नहीं है, कोई स्पेशल क्लासेस नहीं होगी। ठीक है, इसका याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्न में से कौन शिक्षा कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, या फिर उपरोक्त सभी। क्या राइट आंसर होगा शिक्षण कुशलता से संबंधित?
तो यह राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी श्याम पट्ट पर लिखना भी, प्रश्नों को हल करना और प्रश्न पूछना, ये तीनों जो है शिक्षण कुशलता से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? टीपी नन ने, स्पेंसर ने, फ्रॉबेल ने या फिर मॉन्टेसरी ने? राइट आंसर क्या होगा? ये तो सभी को पता होगा, अगर आपने टीचिंग का डिप्लोमा लिया होगा तब आपने ये चीज़ पढ़ी भी होगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रॉबेल ने दिया था। साथ ही जितनी भी पद्धति, प्रणाली या सिद्धांत वगैरह है या कौन किसके जनक है, इसके लिए मैंने टोटल 2 वीडियो बनाए हैं, जिनमें 2 वीडियो में सारे सिद्धांत कंप्लीट करा दिए। तो आपने नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 कि अधिगम प्रभावित होता है सामाजिक अंतःक्रिया से, अंतर्वैयक्तिक संबंध से, दूसरों के संप्रेषण से या फिर इन सभी से? अधिगम किस किस रूप से प्रभावित हो जाता है? तो क्या राइट आंसर होगा? अधिगम की बात करें तो अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया से भी प्रभावित होगा, अंतर्व्यक्ति आपस में संबंध जो है उनसे भी प्रभावित होगा और दूसरों के संप्रेषण से भी प्रभावित होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा आपका राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 कि किसने कहा कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का जन्म लेते? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। आपकी जो इंग्लिश पैडागॉजी में बहुत बार रिपीट होता है, मैंने भी आपको बहुत बार रिपीट करके इस चीज़ को समझाया। अलग अलग क्वेश्चन, ये जो इंग्लिश पैडागॉजी है इसी क्वेश्चन को कई तरह से पूछा है उसने। या आपके कभी इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि किसने बोला है कि जो हमारे बोलने किसी भी भाषा को अर्जित करने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, ये किसने बोला था? तो याद रखिएगा जो चॉम्स्की हैं, नॉर्म चॉम्स्की जो है, इन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ बच्चे जन्म लेते हैं ये बात कही थी। तो याद रखिएगा। और साथ ही याद रखिएगा भाषा विज्ञान के जनक कौन है? तब भी हमारे चॉम्स्की हैं, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर और अब क्वेश्चन 24 कि अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने किया था? हल, थॉर्नडाइक, स्किनर या फिर वॉटसन? क्या राइट आंसर क्या होगा? अभिक्रमायोजित अधिगम का जो प्रत्यय है वो दिया था स्किनर ने, ठीक है, ऑप्शन सी याद रखिएगा। देखिए अगर कहीं भी क्रियात्मक करके कुछ आता, अभिक्रिया, क्रिया प्रसूत, यानी क्रिया वर्ड अगर आ रहा है, एक तरह से आपको ट्रिक बता रही हूँ, तो वहाँ पे स्किनर होगा आपका। 80% मैं आपकी गारंटी ले सकती हूँ, आप 100% गारंटी तो कोई नहीं ले सकता। फिर क्वेश्चन नंबर 25 कि व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति, अभिक्षमता? तो क्या राइट आंसर होगा? हमारे व्यवहारिक क्षमताओं को जो स्थायी परिवर्तन होता है या अभ्यास का जो परिणाम होता है उसे क्या बोलते हैं? क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए, उसे अधिगम कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कि संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत या फिर फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत? जब मैं आपको बुद्धि वाला चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी तो उसमें मैं आपको इस सारे सिद्धांत जिन्होंने बुद्धि से रिलेटेड जो जो सिद्धांत दिए सबको अच्छे से विस्तार पूर्वक समझा दूंगी। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गिलफोर्ड का सिद्धांत। देखिए गिलफोर्ड ने बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत ये बोला था कि बुद्धि के 5 भाग होते हैं। कौन कौन से, इसे आप मैं नोट डाउन कर लीजिए। पहला उसने बोला था कि बुद्धि का एक पार्ट होता है संज्ञान, दूसरा पार्ट बोला था अपसारी चिंतन, तीसरा पार्ट बोला था अभिसारी चिंतन, ठीक है, चौथा था स्मृति और 5वां था मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। तो ये 5 आपको याद रखने हैं, गिलफोर्ड ने इन 5 का जिक्र किया था, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 80, 100, 110, 125? सभी को फॉर्मूला याद होगा। इस टाइप क्वेश्चन में अब तक काफ़ी सारे क्वेश्चन करा चुके हो, दोनों मॉक टेस्ट में एक एक क्वेश्चन जरूर मैंने रखा है क्योंकि काफ़ी लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है फॉर्मूले में। राइट आंसर क्या होगा? सॉल्व करिए। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है बुद्धि लब्धि IQ इक्वल टू होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व का मतलब है कि 10 बटे 8 गुणे 100 करेंगे, जब सॉल्व तो आपका आंसर आएगा 125 IQ है, बुद्धि लब्धि 125 आ जाएगी। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन कि संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोटॉसलिक सिद्धांत,
सक्रियता सिद्धांत या फिर अभिप्रेरणा सिद्धांत? क्या राइट आंसर होगा? ये यूपी टेट का आया हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जेम्स वेब सिद्धांत ये बोलता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। साथ ही याद रखिएगा कि संवेगात्मक बुद्धि जो प्रत्यय है, ये संवेगात्मक बुद्धि का जो सिद्धांत किसने दिया? तो गोलमैन ने दिया था। ठीक है, याद रखिएगा किसने दिया था? गोलमैन ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? द्वंद्व, कुंठा, चिंता या फिर तनाव? देखिए मैकडूगल ने टोटल 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी या 14 संवेग बताए थे। तो उन संवेगों में से एक संवेग ये भी था, अगर इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ जाए तो उससे हमें कुंठा होती है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, कुंठा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित? सभी को पता होगा। भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या फिर शारीरिक विकास? भाषा विकास से कौन संबंधित है? चॉम्स्की अभी आपको बताया। सामाजिक विकास से वाइगॉत्स्की संबंधित है। नैतिक विकास से कौन संबंधित है? हमारे कोलबर्ग। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे आज के जो क्वेश्चन से कंप्लीट होते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अब तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपने इसके जो थ्योरी वाले जो वीडियोस होते हैं CDP की नहीं देखे तो चैनल पर पड़े हुए तो आप वो भी देख लीजिए। साथ ही आपको इंपॉर्टेंट सेट्स मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे तो वो देखने में बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो उनको जाकर तुरंत देख लीजिएगा। और साथ ही जो साइंस वाले स्टूडेंट यानी जिनके CTET का साइंस का पेपर है या अगर आप सुपर टेट या UP टेट वाली तैयारी कर रहे हैं तो साइंस के लिए वीडियोस जो आपके मास्टर वीडियो मैं हर संडे कराती हूँ, तो उनको आपने नहीं देखा है तो कल आपका एक वीडियो आया था क्लास 2 वाली, तो आपने नहीं देखी तो उन्हें देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।